हाय फ्रेंड, मैं मनोज द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज का अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखेंगे। लाइए, तो हम लोगों ने अभी तक रट लो 5 के लगभग कुछ प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया अगला क्वेश्चन। पीडीएफ कहाँ पे है? हाँ, अच्छा जी, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, उसको बाद में देखते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज ABCD है। सवाल कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब उसके नेचर को बाद में समझेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो पहले तो उसकी बात को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये बात आपको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कही गई। अब जरा दिमाग लगाइए, लॉजिक जो हमने आपको बताया था कि जब कभी सत्यापन में यानी प्रूफ करते समय उस प्रूफ में सभी भुजाओं के ऊपर यदि वर्ग चढ़ा है तो 100% यहाँ यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने आप लोगों को लॉजिक बताया था कि अगर सत्यापन में जो प्रूफ दिया गया है, यदि उस प्रूफ में सभी भुजाओं के ऊपर वर्ग चढ़ा हुआ है तो 100% यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन नेचर ये कह रहा है कि जो फिगर दिया गया है इसमें कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, जबकि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग त्रिभुज में होता है और उस त्रिभुज में होता है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। तो यहाँ तो पहले त्रिभुज ही नहीं बन रहा, पहले हम त्रिभुज की रचना करें इसमें, फिर त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करें, यह देखें कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होता है। अब बात यहाँ आती, हमें ये बात कैसे पता चल गई कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी? तो बोर्ड एग्जाम में आपको यह पहले से पता होगा कहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कहाँ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज होगा। ये सत्यापन पे डिपेंड करता है। यदि प्रूफ में लिखा है सभी भुजाओं पे वर्ग चढ़ा, 100% यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने देखा कि सबसे पहले इस समचतुर्भुज के विकर्ण AC हमें चाहिए तो AC को ज्वाइन कर दिया, BD चाहिए, BD को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों विकर्ण जहां काट रहे वहां प्रतिच्छेद बिंदु O डाल दिया। अब गौर करिए, अभी भी हमें यह नहीं मिला कि पाइथागोरस तो लगनी है, लेकिन लगाएं कहाँ? तो हम लोगों ने एक नेचर पढ़ा है समचतुर्भुज का कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब किसी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बल्कि कहाँ करते हैं? समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और समकोण पे समद्विभाजित भी करते हैं। ये नेचर कहता है रोम्बस का। ये एक रोम्बस है,
एक समचतुर्भुज है और किसी समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो वाला विकर्ण AC है, ये इस वाले विकर्ण को ऊपर समद्विभाजित तो करता है। सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना, अर्थात विकर्ण AC विकर्ण BD को दो समान भागों में बांटता है और विकर्ण BD भी विकर्ण AC को दो समान भागों में बांटता है। आपने पढ़ा कि एक आयत, एक वर्ग, एक समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, इन सबके जो विकर्ण होते हैं ये बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बल्कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन एक अनोखा चतुर्भुज केवल समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बल्कि जहां समद्विभाजित करते वहां समकोण बनाते हैं। क्या बनाते? तो आपको मिल गया ना कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ऑफ अ रोम्बस, यानी किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इस सवाल का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर एग्जाम में यह पॉइंट हमको पता नहीं है तो ये सत्यापन नहीं कर सकते। मैंने जितने भी त्रिभुज से जुड़े हुए सत्यापित करने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में आपको लॉजिक ये बताया कि अगर सत्यापन में सभी भुजाओं पे वर्ग चढ़ा तो 100% यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो यूज वहीं होगी जहां समकोण त्रिभुज होगा। तो ये मिल गए ना समकोण त्रिभुज, फटाक से ले लीजिए, नाम डाल दो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज। ले लिया, फटाक से ले लो समकोण त्रिभुज। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं समकोण त्रिभुज AOB में, और अभी अभी बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग समकोण के सामने की भुजा कर्ण शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, शेष दो भुजा ये बची, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, समीकरण 1 मान लो। दूसरे नंबर में आ जाओ, समकोण त्रिभुज, जितने भी समकोण त्रिभुज बने सभी में ले लीजिए, और किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या यूज होती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे समीकरण 2 मान लिया। तीसरे नंबर में आ जाइए, समकोण त्रिभुज COD में, समकोण त्रिभुज COD में इसमें भी लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसमें ले लीजिए समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण के सामने की भुजा कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समीकरण 4 बन गया। कितना आसान। अब परीक्षा में ये सवाल 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपको लॉजिक कहाँ से पता चला? सभी भुजाओं पे वर्ग 100% क्या लगेगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रयोग होगा कहाँ? समकोण त्रिभुज में। तो हमारे पास तो एक समचतुर्भुज था। त्रिभुज कैसे मिले? हम जानते हैं किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये 4 समकोण त्रिभुज मिल गए, चारों में पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर, ये लिखा AB स्क्वायर, ये लिखा BC स्क्वायर, ये लिखा CD स्क्वायर, ये लिखा AD स्क्वायर, चारों को ऐड करना है। तो चारों समीकरण ऐड कर दो। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, चारों समीकरण यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा
दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बायां पक्ष जुड़ गया। दायां पक्ष जोड़िए, एक ओ ए स्क्वायर ये लिखा, एक ओ ए स्क्वायर ये लिखा, ये हो जाएगा 2 ओ ए स्क्वायर, और एक ओ बी स्क्वायर ये लिखा, एक ओ बी स्क्वायर ये लिखा, ये हो जाएगा 2 ओ बी स्क्वायर। एक ओ सी स्क्वायर ये लिखा, एक ओ सी स्क्वायर ये लिखा, ये हो जाएगा 2 ओ सी स्क्वायर। एक ओ डी स्क्वायर ये लिखा, एक ओ डी स्क्वायर ये लिखा, ये हो जाएगा 2 ओ डी स्क्वायर। हो गया। अब दिमाग लगाइए, ये बायां पक्ष तो अपना आ गया। अब अभी अभी हमने पूरा नेचर समझाया कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी विकर्ण एसी विकर्ण बीडी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सम द्विभाजित, सम माने समान, द्वि माने दो और भाजित माने बांटना। यानी विकर्ण एसी विकर्ण बीडी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब विकर्ण एसी विकर्ण बीडी को समद्विभाजित करता है तो ओए आधा होगा एसी का, ओसी आधा होगा एसी का, ओबी आधा होगा बीडी का, ओडी आधा होगा बीडी का। होगा कि नहीं होगा? तो सब जगह लिख दो फटाक से। ये लिखा ओए, 2 ले लो पहले कॉमन, पूरे से 2 ले लिया कॉमन, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब अभी अभी बताया कि ये विकर्ण जो एसी है ये बीडी को समद्विभाजित करता है, और ये जो विकर्ण बीडी है ये एसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है किसी भी एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो जब ये एसी इस बीडी को 2 बराबर भागों में बांटेगी तो हमने बताया है कई बार कि जब एक रेखा 2 बराबर भागों में बट जाए तो इनमें से प्रत्येक भाग पूरे भाग का क्या होता, आधा। तो ओए भी आधा होगा, ओसी भी आधा होगा, किसका आधा होगा, एसी का। तो यहां लिख दीजिए ओए को क्या लिख सकते, हाफ एसी। क्या लिख सकते, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ओबी को क्या लिख सकते, हाफ बीडी। क्या लिख सकते, हाफ बीडी। ओसी को क्या लिख सकते, हाफ एसी। क्या लिख सकते, हाफ एसी। और ओडी को क्या लिख सकते, हाफ बीडी। क्या लिख सकते, हाफ बीडी। चलो हल करो तो क्या हो जाएगा, बायां पक्ष तो चल ही रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 ए सी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 ए सी स्क्वायर और 1/4 बी डी स्क्वायर। 1/4 ले लो कॉमन, तो कॉमन ले लिया 1/4, 1/4 पूरे से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ना। तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर देखो एक ए सी स्क्वायर एक ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर। फिर ले लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 इंटू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा। ये प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आगे क्या है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
वो कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज, या समबाहु की जगह समद्विबाहु होना चाहिए, वो सही कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में B समकोण है। क्यों होना चाहिए बताओ? क्योंकि अगर दिया गया त्रिभुज समबाहु है तो कोई भी कोण समकोण हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई भी त्रिभुज समबाहु है तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा वही तो समबाहु होगा। जब कोई भी त्रिभुज आपका समबाहु है तो समबाहु में किसी भी कोण के समकोण होने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो यहां जैसे लिख दिया कि B समकोण है, तो त्रिभुज अगर समबाहु है तो कोई भी कोण समकोण नहीं हो सकता। लेकिन अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो समान भुजाओं के बीच बना कोण समकोण हो सकता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा दोनों समान भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को कहते समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहां समबाहु नहीं हो सकता। खुद जानिए अपने आप से कि समबाहु क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा 60 अंश का होता है, 90 हो ही नहीं सकता। कह रहा भुजा AC और AB पर दो त्रिभुज बने हैं। भुजा AB पर एक त्रिभुज बना और एक भुजा AC पे बना। चलिए बनाइए। भुजा AB पर एक त्रिभुज बनाइए। ये भुजा AB पे त्रिभुज बन गया। भुजा AB पे बना त्रिभुज, भुजा AB पे बना त्रिभुज और भुजा AC पे बना त्रिभुज। भुजा AC पे एक त्रिभुज बनाइए। ये भुजा AC पे एक त्रिभुज कौन बना? ACD। और यहां बना ABE। ये भुजा AB पर बना त्रिभुज है, यानी AB भुजा पर बना त्रिभुज माने यानी ऐसे त्रिभुज जिसका आधार AB हो उसे कहते AB भुजा पे बना त्रिभुज। AB भुजा पे बना त्रिभुज माने AB त्रिभुज का आधार होगा, यानी AB को आधार मानकर AB भुजा पर एक त्रिभुज ABE बना, AC भुजा पे बना त्रिभुज ACD बना। कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप है। क्या लिखा? मेन पॉइंट दिया गया कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। तो कह रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या निकालिए? अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यह आपको बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक में है ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहां जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन से संबंधित नहीं, ये ज्योमेट्री से संबंधित है। क्योंकि आप खुद देखिए यहां किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा नहीं दी, यानी जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात की बात कर रहा है उन त्रिभुजों की ना तो भुजाएं दी गई ना भुजाओं की माप दी गई, फिर क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकाला जा सकता? तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में केवल और केवल ज्योमेट्री यूज होगी। तो आपको बताया गया था कि किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का यदि अनुपात निकालना है तो पहले उन त्रिभुजों को समरूप होना चाहिए। तो क्वेश्चन में समरूप भी दे दिया ना। अब समरूप तो दे दिया, तो समरूप से कैसे निकलेगा एरिया का अनुपात? तो हमने पढ़ा है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो यहां तो भुजा ही पता नहीं, ABE में कोई भुजा पता नहीं। मान लो ये AB भुजा X है, कितनी है? AB भुजा X है, तो ये BC क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। ये कितने का है? 90 का है, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था। तो फिर ये 90 के सामने कर्ण हो गया, बताया था। तो कर्ण कितना हो जाएगा? x√2। क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हमने कई बार रटवा भी दिया।
एक भुजा एक, दूसरी भुजा एक। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो तीसरी भुजा, यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण वाली भुजा निकालनी है, मतलब अगर दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समान भुजाएं दी गई तो कर्ण अपने आप आ जाएगा। अगर ये x तो ये x√2, ये एक तो ये एक, ये हो जाएगा 1√2, ये दो तो ये क्या हो जाएगा 2√2, ये तीन तो ये कितना 3√2। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये तीसरी भुजा निकाल ली। अब गौर करो, हमें जिन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए उनकी भुजा निकाल आई। देखो ACD की भुजा आ गई, ACD की भुजा आ गई, AC कौन सी भुजा है? आधार भुजा है, क्योंकि AC आधार पर ये बना त्रिभुज और AB आधार पर ये बना त्रिभुज, तो ये इसका आधार है और ये इसका आधार है, तो आधार की भुजाएं पता चल गई। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बताओ इसकी संगत ये है कि नहीं? सवाल में पहले ही कहा गया कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उनको x मान लिया, तो ये कर्ण कितना आ गया x√2। अब AC भुजा को उसने क्या कहा था? आधार, यानी AC को आधार मानकर त्रिभुज ACD बनाया गया, AB को आधार मानकर त्रिभुज ABE बनाया गया, तो ये इसका आधार और ये इसका आधार, आधार की संगत क्या होती? आधार। और यहाँ प्रमेय क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपने देखा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये दोनों त्रिभुज पहले से क्या दिए गए? अगर ये समरूप ना होते तो यह नहीं निकाला जा सकता था। तो हमने देखा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यही तो दोनों समरूप है। और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, तो संगत कौन है? ABE का आधार x है और इसका आधार क्या है? x√2। ये वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये निकल आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यानी बटे हटाओ अनुपात लगाओ, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 आ गया। अगर तरीका समझ में नहीं आया तो ये सवाल 2-2 पेज में नहीं लगा पाओगे, इतना आसान प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं आया? आपने क्या जाना कि जब कभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि यह प्रश्न ज्योमेट्री का है कि मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का है तो सारी भुजाएं पता होनी चाहिए, तभी एरिया निकल सकता है। और ज्योमेट्री का है तो जिन त्रिभुजों के एरिया का अनुपात चाहिए पहले वो त्रिभुज सिमिलियर होने चाहिए, अर्थात समरूप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो हमने पहले समरूप किया कि समरूप दिया था? पहले से प्रश्न में समरूप दिया गया था तो हमने समरूप किया नहीं। तो हमने देखा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने इन त्रिभुजों की वे भुजाएं ज्ञात की जो आधार
जिन आधार पे बनी है। तो ये वाला त्रिभुज ए बी आधार पे बना, ये वाला त्रिभुज ए सी आधार पे बना। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा ये भुजा आपने x मान लिया आधार, तो ये भी x, तो ये कितनी आ गई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इसका वर्गमूल x, उसका √2, ऐसे आ गया x √2। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला भी महत्वपूर्ण होगा। क्या है, पढ़िए पढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। चलिए, कौन सी अमेरिकन भाषा में लिखा हुआ है क्या, कि पढ़ नहीं पा रहे, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। एक भी प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, एक लंबा स्तंभ, एक स्तंभ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नदी, देखिए भाई नदी, पहले देखिए ये आपकी नदी है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी नदी है, आप जानते हैं एक नदी के दो किनारे होते हैं, ये सभी जानते हैं, छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक नदी, ये नदी में पानी की ऊपरी सतह है, ये नदी का एक किनारा, ये नदी का दूसरा किनारा। मान लो नदी का एक किनारा ए है और नदी का दूसरा किनारा बी है। आप जानते हैं एक नदी के दो किनारे होते हैं। एक नदी के कितने किनारे, नदी के एक किनारे पर एक स्तंभ खड़ा है, चाहे जिस किनारे पे खड़ा कर दो। नदी के एक किनारे पर एक स्तंभ खड़ा है, चलो स्तंभ ये खड़ा हो गया। नदी के एक किनारे पर ये एक स्तंभ खड़ा हो गया BC। अब हम लोग यह पढ़ चुके हैं, एक स्तंभ, एक मीनार, एक चट्टान, एक वृक्ष, एक पहाड़, एक मीनार, एक खंबा, जब किसी भूमि के तल पे स्थित होता है तो वह सदैव ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत यानी वर्टिकल स्टैंड होता है। तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आगे कह रहा है इसके ऊपर एक h ऊंचाई का झंडा लगा है, माने ये एक खंबा है, ये खंबे का शिखर है, इस खंबे के शिखर पे एक झंडा लगा है। क्या लगा है, लिखा है ना, इस खंबे के ऊपर एक क्या लगा है, h ऊंचाई का एक झंडा लगा है। ये h ऊंचाई का एक झंडा लगा है, ये एक झंडा लगा है। झंडे की ऊंचाई h है। कहाँ लगा है, ये खंबे का शिखर है, ये खंबा है और ये खंबे का शिखर है। किसी खंबे का ऊपरी सिरा, खंबे का शिखर, खंबे की चोटी, खंबे का शीर्ष होता है। खंबे का निचला सिरा, खंबे की जड़, खंबे का आधार, खंबे का पाद कहलाता है। तो खंबे के शिखर पर एक h मीटर ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा, h मीटर ऊंचा, ये क्या लगा है, झंडा। क्या लगा है, झंडा लगा है। एक वायुयान पर एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे, क्या कह रहा है, एक वायुयान पर एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे, ये झंडे का निचला सिरा है और झंडे के निचले सिरे का उन्नयन कोण तथा ऊपरी सिरे का अल्फा है। तो यहाँ पे वायुयान की गलत जगह, वायुयान भी गलत लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ वायुयान नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एक जहाज होगा। क्या होगा, वायुयान हवा में उड़ेगा, नदी में थोड़ी उड़ेगा। तो नदी में कौन होगा, जहाज। ये जहाज है मान लो ए पर,
थ्योरी गलत लिखी हुई है, वायुयान की जगह क्या होगा, जहाज। एक जहाज में एक प्रेक्षक बैठा हुआ है और वह प्रेक्षक क्या करता है, देखो क्या लिखा है, वो कह रहा है कि एक जहाज पर के एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे, तो ये झंडे का निचला सिरा है, यहां से इस जहाज में बैठा ये प्रेक्षक झंडे के निचले सिरे को देख रहा है, ये झंडे के निचले सिरे को देखता है, तो निचले सिरे का उन्नयन कोण कितना है, बीटा, और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा। तो ऊपरी सिरे को देखा, जहाज में बैठा व्यक्ति, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा, और उन्नयन कोण हमेशा आधार के साथ बनते हैं, काहे के साथ, ये हमारी क्या है, दृष्टि रेखाएं, यानी जहाज में बैठा व्यक्ति खंबे के ऊपरी सिरे, काहे झंडे के ऊपरी सिरे और झंडे के निचले सिरे को देखने के लिए दर्शक के आंख से निकलने वाली ये दृष्टि रेखाएं हैं, ये आधार के साथ कितने का कोण बनाती, अल्फा और बीटा का। तो कह रहा है बताइए स्तंभ की ऊंचाई इतनी होगी, सिद्ध कीजिए स्तंभ की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, h tan बीटा, क्या होगी, h tan बीटा बटे tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये बात हमको प्रूव करनी है। काय की ऊंचाई निकालने, स्तंभ की, ये स्तंभ मान लो स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है, कितनी है, तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x प्लस h, कितनी हो जाएगी, ठीक है। और हमने अब तो जो पूछा गया वो यहां लिख दीजिए, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब आपने ध्यान दिया, मैं कई बार बता चुका हूं, तुम्हें दिमाग नहीं लगाने के कौन सा त्रिभुज लेना, तुम्हें केवल और केवल क्या देखना है, कोण देखना है, क्या देखना है, कोण देखना है। तो आपने देखा ये इतना कोण क्या है, बीटा, तो आपने तुरंत समकोण त्रिभुज ABC ले लिया। कौन सा ले लिया, समकोण त्रिभुज ABC में कोण के सामने ये लंब, ये आधार tan बीटा बराबर लंब है x और आधार है AB, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू आ गई, x की, किसकी आ गई, x की, क्या आ जाएगी, AB tan बीटा, लेकिन हमें आधार चाहिए तो यहाँ tan बीटा इधर और AB इधर, ये कर लिया एकांतर अनुपात, क्या लगा दिया, अल्टरनेंडो, tan बीटा इधर AB इधर, यानी आधार AB निकाल लिया। अब ले लीजिए ABD में समकोण त्रिभुज, ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan अल्फा बराबर लंब क्या है, x प्लस h और आधार क्या है, AB, आधार क्या है, AB। चलिए त्रियक गुणा कर दीजिए, AB tan अल्फा बराबर x प्लस h। अब आप क्या करिए, AB का मान आपको दिया गया x बटे tan बीटा, क्या दिया गया, ये किसका मान दिया गया, AB का, ये दिया गया, और ये क्या लिखा, tan अल्फा बराबर x प्लस h, अंदर ब्रैकेट खोलने के लिए गुणा करिए x tan अल्फा, इसका त्रियक गुणा करिए x tan बीटा प्लस h tan बीटा। लो कितना आसान सवाल, x के पद को x के पास ले आओ, x tan अल्फा माइनस x tan बीटा बराबर h tan बीटा, x ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर h tan बीटा। क्या पूछा गया तुमसे, स्तंभ की ऊंचाई, क्या पूछा गया, स्तंभ की ऊंचाई, और आपने स्तंभ की ऊंचाई क्या मानी, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x में इतने का गुणा है और गुणा में जो संख्या वो कहां जाएगी, तो x बराबर h tan बीटा बटे tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। आया कि नहीं, तो क्या कह रहा है, एक बार पुनः थ्योरी को समझ लीजिए। उसने कहा एक नदी
के एक किनारे पर जहाज है और दूसरे किनारे पे खंबा है। नदी के एक किनारे पर एक खंबा है, इस खंबे के शिखर पर एक, भाषा एग्जाम में चेंज हो सकती है, पताका दंड लगा है, ध्वज पताका दंड लगा है, या एक झंडा लगा है, तो कुछ भी कह सकता है। ध्वज पताका दंड, दंड माने पताके का दंडा जो होता है उसे ध्वज पताका दंड कहते हैं। तो एक स्तंभ के शिखर पर एक झंडा लगा है। कह रहा एक जहाज पर बैठा एक दर्शक किसको देखता है? इस झंडे के निचले सिरे और झंडे के ऊपरी सिरे को जब देखता तो उसके उन्नयन कोण बीटा और अल्फा है। ऊपरी सिरे का उन्नयन अल्फा और निचले सिरे का उन्नयन बीटा है। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए स्तंभ की ऊंचाई ये होगी। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी सवाल हैं वो सब सिलेक्टेड प्रश्न है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर, 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था। चलिए समझिए। देखिए ये भूमि का तल है भाई, 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान उड़ रहा है। ये जो ऊंचाई मापी गई ये कहां से मापी गई? भाई पृथ्वी तल से ही तो मापी गई होगी। तो ये पृथ्वी का तल है और पृथ्वी के तल से ये 1500√3 मीटर की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, यानी 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर, 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ता हुआ एक वायुयान है। यहां कोई बिंदु ए है। जब इस बिंदु ए से इस उड़ते हुए वायुयान को देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया था? 60 अंश। इतनी बात उसने कही। ये क्या है? मान लो ए बी सी, ये सी वायुयान है। 15 जमीन से 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर यह वायुयान उड़ रहा है। भूमि के किसी बिंदु से, यानी भूमि का पर एक कोई बिंदु है, इस भूमि के किसी बिंदु ए से जब इस उड़ते हुए वायुयान को देखा गया तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश देखा गया। अब कह रहा 15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 अंश होता है। अब मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे इसी स्थान से अगर उन्नयन कोण बढ़ेगा तो वस्तु इस वस्तु स्थान की ओर आएगी। यदि उन्नयन कोण घटेगा इसी स्थान से तो वस्तु इससे दूर जाएगी कि पास आएगी। उन्नयन कोण कब बढ़ता है? जैसे ये इस स्थान से वायुयान का उन्नयन कोण हमें देखना है, तो वायुयान का उन्नयन कोण इस स्थान से जब देखा गया तब 60 था। तो 60 से 30 कब होगा? जब वायुयान इस स्थान की ओर आए कि स्थान से दूर जाए, है दूर जाएगा। तो 15 सेकंड पश्चात ये वायुयान इस स्थान की ओर नहीं आएगा बल्कि इस स्थान से कहां जाएगा? दूर जाएगा। तब इसी स्थान से वायुयान का जो उन्नयन कोण है वो क्या हो जाता है? 60 से 30 हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर स्थान बदल जाए तो हम ये कुछ नहीं बता सकते। तो याद रखिएगा, एक ही स्थान से उन्नयन कोण का मान घटता और बढ़ता कब है?
जब वस्तु उस स्थान से दूर जाएगी तो उस स्थान से उसका जो उन्नयन कोण होगा वो घटेगा, और यदि वस्तु उस स्थान की ओर आएगी तो उसका उन्नयन कोण बढ़ेगा। तो इसी स्थान से अब वायुयान का उन्नयन कोण यहां से कितना हो गया, 30 अंश, यानी 15 सेकंड बाद ये वायुयान इस स्थान की ओर ना करके इस स्थान से दूर चला गया। यहां से यहां तक आने में उसे कितना समय लगा, 15 सेकंड। तो कह रहा वायुयान की चाल बताओ। क्या बताओ, वायुयान की चाल आपको बताना है। तो मान लीजिए, माना वायुयान की चाल काय में पूछी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए उसमें लिखा होगा वायुयान की चाल किसमें पूछी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ये आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए ध्यान से। अब सोचो, अगर एक वायुयान x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर गति करे तो यहां से यहां तक आने में उसे कितना समय लगा, 15 सेकेंड। कितना लगा, तो इन 15 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं, तो निकाल लो। 15 सेकेंड में तय की गई दूरी, 15 सेकेंड में वायुयान द्वारा तय की गई दूरी, वायुयान द्वारा तय की गई दूरी। अरे भाई स्वाभाविक है, वायुयान यहां था पहले, अब यहां से यहां आया, कितना समय लगा, 15 सेकेंड। तो इन 15 सेकेंड में अगर यह वायुयान x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर गतिमान हो तो इन 15 सेकेंड में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, तो करेगा। तो कितनी करेगा, आपने देखा ये समय काय में दिया, सेकेंड में, और चाल काय में दी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले जाके मीटर पर सेकेंड में तो बदलो। तो हमने देखा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने, ये क्या किलोमीटर, बोले 1, ये क्या घंटा, बोले 1, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, कितने, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, कितने, तो कट कर दो इसको, कितना आया, 5/18। तो याद रखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए काय का गुणा, 5/18 का, काय का है। तो दूरी बराबर क्या होता, चाल गुणा समय, क्या होता, चाल गुणा समय होता है। तो आपने देखा वायुयान की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और पर आवर को कायम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, काय में, का ये समय सेकंड में दिया ना, तो कितने का गुणा, 5/18 का, और समय कितना है, 15 सेकंड। कितना है, काट दो, 5 तिया नहीं, 3×5 15 और 3×6 18, 5×5 25x/6, 25x/ कायम बदल गई मीटर में, कायम बदल गई, नहीं समझ में आई। अरे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा, तो कितने किलोमीटर पर आवर है, x, तो इसको मीटर पर सेकंड बदला तो कितना हो गया, 5/18 गुणा हो गया। और समय कितना है, क्या होता, दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या होता, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही सूत्र है, चाहे जैसे कन्वर्सेशन कर लो। तो इतनी ये निकल आई 25x/6 मीटर। अब मान लो आपने ये गड़बड़ कर लिया, जैसे जरूरी नहीं है कि आप पहले से किलोमीटर पर आवर माने, पहले मीटर ही पर सेकेंड मान लो, बाद में कन्वर्ट कर दियो तो और आसान हो जाएगा। दूरी बराबर बोले चाल गुणा समय, दिक्कत ना आए तुम्हें बाद में बदल लियो। चाल कितनी है, x मीटर पर सेकेंड, समय कितना है, 15 सेकेंड, लो ऐसे निकल आई मीटर में 15x मीटर। नहीं आई समझ में। तो अगर समय सेकेंड में दिया या ऊंचाई मीटर में दी तो चाल मीटर है, 1500√3 किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर में दी गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने चाल काय में मान ली, मीटर पर सेकेंड में काय मान ली। अब और दिक्कत आ जाएगी कि नहीं, का दिक्कत आ जाएगी,
कि मीटर पर सेकंड में चाल है और ऊंचाई दी गई किलोमीटर में, समय दिया गया सेकंड में, सारी क्वांटिटी गलत, तो फिर चाल आपको कायम माननी पड़ेगी किलोमीटर पर सेकंड में। कायम है क्यों? क्योंकि अगर ये मीटर में होती तब तो हम काम चला ले जाते, बाद में चेंज कर लेते। तो अब ये किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये किलोमीटर पर आवर में होगी तो चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर में है और समय काय में दिया, सेकंड को काय बदलना होगा घंटा में, तो 3600 का भाग कर देंगे। एक घंटा में 3600 सेकंड होते, ये 15 सेकंड है। सेकंड को घंटा में बदलने के लिए 3600 का भाग, छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए भाग और बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए गुणा। तो बदल लिया, सीधे बदल लिया। तो ये काट दो, 5 तिया 15 और 5 चक्का 30, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 0 कितना हो जाएगा? 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, कितना आ जाएगा? x बटे 240 किलोमीटर। आ गई दूरी कायम है किलोमीटर में। नहीं समझ में आई? नहीं आई हो तो बताओ। देखो बात वही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलोगे तो 5 बटे 18 गुणा तो मीटर में आएगी, लेकिन हमें मीटर में बदलने नहीं, किलोमीटर बदलने। तो कितनी आ गई? x बटे 240। कितनी आ गई? नहीं आई समझ में? चलो 1500√3 किलोमीटर ना होना चाहिए, यहाँ पे मीटर होना चाहिए। ये गड़बड़ है सवाल, दिखाओ हमको, दिखाओ। 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर था, कहाँ है? ₹1500 बनी रहने दो। चलो 1500√3 किलोमीटर तो बहुत हो जाता है, इतनी ऊंचाई में वायुयान थोड़ी उड़ सकता। 1500 किलोमीटर बहुत ऊंचाई हो जाती। यहाँ मीटर है, हमने कई सवाल बताए। 1500√3 मीटर। देखो अभी जो भी है तो ठीक है, बना रहने दो, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मीटर में होगा, यहाँ चाल अभी मीटर पर सेकंड में ही मान लीजिए। सवाल गलत लिख देते दिमाग खराब हो जाता। तो हमने चाल अभी मीटर पर सेकंड में मान ली, तो चाल है x, समय है 15 सेकंड, तो दूरी आ जाएगी 1500 x मीटर। यानी इन 15 सेकंड में इस वायुयान ने कितनी दूरी तय करी? 15x। कितनी का? मीटर। काय में? मीटर में। चलो यहां से ये क्या है? वायुयान यहां था पहले, यहां से यहां आ गया, तो अब ये वायुयान की क्या है? जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। कितनी है? जितनी जे उतनी जे रहेगी। 1500√3 मीटर, 1500 इतनी ऊंचाई पड़ रहा है। ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 15x। तो ये कितनी होगी? 15x होगी। ये भी 15x होगी। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है ये पता नहीं, ये पता करनी होगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 15x + y। अब आपको ये पता ही है त्रिभुज कौन सा ले, ये 30 वाला और ये 60 वाला, पता ही है। ले लीजिए फटाक से समकोण त्रिभुज। 30 वाला पहले 60 वाला ले लो, y निकल आएगी। ABC में हमने ट्रिक क्या बताई? केवल थीटा पकड़िए। ABC में थीटा कितना है? 60। लंब है 1500√3, आधार है y। tan 60 बराबर लंब है 1500√3 और आधार है y। tan 60 का मान √3, त्रियक गुणा y बराबर 1500√3। √3 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 मीटर आ गई। चलिए पूरा ले लीजिए। A यहां पे डाल लीजिए, DE ले लीजिए। AED में समकोण त्रिभुज, AED में समकोण त्रिभुज, AED में थीटा कितना है? 30। थीटा के सामने लंब कितना है? tan थीटा। लंब है हमारा 1500√3 और आधार है हमारा 15x + y। tan 30 की वैल्यू बराबर 1500√3 बटे 15x + y की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 त्रियक। तो ये हो जाएगा 15x + 1500, √3 का √3 में गुणा 3, 15 तिया 4500 हो जाएगा। 1500 ले जाओ दाएं पक्ष में, 4500 - 1500
कितना बचेगा 3000। कितना बचेगा 15 दूनी 30 है ना, कितनी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड जो चाहिए थी हमें। कहा वायुयान की चाल कितनी 200 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को क्या बदल दो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पलट दो, 18/5 का गुणा कितने का 200 इंटू 18 क्या बदल गया किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 का गुणा। 5 चौको 20, 4 इस बार कट गया, 18 चौको 72, 720 किलोमीटर पर आवर। तो उसको किलोमीटर काट के मीटर कर लीजिएगा, सवाल में बहुत सी त्रुटियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल क्लास फिर इसी समय पर शुरू होगी।